तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। मंगलवार को गुप्तचर विभाग व सदर थाना भिवानी द्वारा एएसपी हितेश यादव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा इंस्पेक्टर सरोज की अगुवाई में महम रोड पर स्थित भीमनगर व कमलानगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टीम सदस्यों द्वारा यहां पर रह रहे नागरिकों की आईडी प्रूफ और अन्य दस्तावेज चेक करके तलाशी ली गई। मंगलवार को स्थानीय महम रोड पर स्थित गौशाला के पीछे कमलानगर और भीमनगर में सदर थाना, सिविल लाइन की पुलिस टीम और सीआईडी टीम ने मिलकर सर्च अभियान चलाया। वहीं इंस्पेक्टर सरोज ने बताया कि एएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। वह टीम द्वारा घर घर जाकर लोगों की आईडी चेक कर घर घर की तलाशी भी ली गई ताकि कोई भी अप्रिय या असामाजिक घटना से बचा जा सके। मौजूदा हालातों को देखते हुए एएसपी साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। इसमें सिविल लाइन एसएचओ और सदर एसएचओ, सिविल लाइन और गुप्तचर विभाग की इकाई सभी के साथ मिलके और यहाँ सर्च अभियान शुरू किया गया, जिनकी आईडी और वेरीफाई की गई है ताकि ऐसे समय में किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग या कोई शरारती तत्व आके आना रहे। वही हमारा उद्देश्य है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। चेकिंग के दौरान ऐसे तो कोई हमें संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिले, फिर भी उनकी सुरक्षा के जरिए देखा जाए तो हमें बार बार यही है भाई ऐसी कोई आगे समस्या क्रिएट ना हो, इसलिए हमारा यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो लोग हैं कोई नए आदमी आवे तो उनको इस प्रकार से समझाया गया भाई कोई किसी प्रकार का अननोन आदमी आता है तो उससे को पूछो कैसे आया है, क्या लेने आया है, किस टाइप का, वो पुलिस को सूचित करे। तो क्या लगता है? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई क्या पता कोई क्रिमिनल आदमी आके यहाँ घुस जाए तो नुकसान तो। आईलेट्स, नीट व आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की बाल भवन करेगा हर संभव सहायता। यह कहना है बाल कल्याण परिषद की महासचिव रंजीता मेहता का। मंगलवार को भिवानी बाल भवन में पहुंचकर उन्होंने बच्चों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया। वहीं उन्होंने होंडा कंपनी व बाल भवन द्वारा साउंड प्रूफ कमरे बनवाने की बात भी कही। भिवानी के बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के बाल भवन की महासचिव रंजीता मेहता बच्चों को सम्मानित करने के लिए पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल भवन अब हरियाणा के अस्पतालों में भी सेंटर खोलेगा, जिसमें ओपीडी के दौरान आने वाले मरीजों के बच्चों को रखा जाएगा ताकि बीमार व्यक्ति को अपने बच्चे की फिक्र ना हो। इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से बात चल रही है, जो कि जल्द ही सिरे भी चढ़ेगी। वहीं रंजीता मेहता ने कहा कि हरियाणा के बच्चे आगे बढ़े व उन्हें नशे से बचाया जा सके, इसके लिए बाल कल्याण परिषद ने जिले में आदेश दिए हैं कि वे बच्चों को नशे से दूर रखने के उपाय करें। वहीं उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि बच्चे नशे में तब पड़ते हैं जब बच्चों को उनके माता पिता समय पर नहीं संभालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे शाम के समय अपने बच्चों से बात करें, उनसे दिन भर की घटना के बारे में जानकारी हासिल करें ताकि वे हर प्रकार के नशे से दूर रहें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों के पैदा होने पर कई बार लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन ऐसा ना करें। वह अपनी लड़कियों को बाल भवन ऐसी लड़कियों को पालेगा। जो व्यक्ति गोद लेना चाहेगा उसे बाल भवन गोद भी देगा। आगे बढ़ा होगा, हालांकि पहले था नो बाल कल्याण। देखिए, धन्यवाद करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल जी का, जिन्होंने मुझे इस पदभार के योग्य समझा। और निश्चित तौर पे बाल भवन 1971 से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है और मेरे से पहले 21 मानद महासचिव इस पद पे रह चुके हैं। मैं 22वीं हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी हमारे बाल भवन, छोटे मिनी बाल भवन, बड़े बाल भवन, टोटल 47 हैं पूरे हरियाणा के अंदर, वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको आगे बढ़ाना ही मेरा काम है। हमारे पास हर तरीके के बच्चे हैं। डे केयर सेंटर के अलावा रेगुलर बच्चे जो हमारे पास चिचरौली में और पंचकूला में, स्पेशल चाइल्ड भी हमारे पास है जो मेंटली चैलेंज भी हैं, फिजिकली चैलेंज भी हैं, तो उनकी बड़ी अच्छे से देख रेख करके हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके पंखों को कैसे हुनर देना है, किस तरीके से उनके टैलेंट को निखारना है, यही हमारा मेन मकसद है। और यहाँ पर CW बहुत अच्छे से काम कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, 600 से अधिक बच्चों ने यहाँ पे समर कैंप के अंदर हिस्सा लिया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें ना केवल ब्यूटिशियन, साथ में कंप्यूटर के कोर्सेज, सिलाई सेंटर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स स्पेशली जो है बच्चों को अलग अलग प्रतिभा को निखारने का समय दे रही हैं। और उसके अलावा टाइक्वांडो जैसे जो सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज हैं वो भी हमारी संस्था के द्वारा करवाए जा रहे हैं। कि वो
तौर पे आज अगर मैं इस बेल्ट की बात करता हूँ तो नशा बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और हम बच्चों से यही अपील करते हैं कि वो अपना आने वाला भविष्य सुधारने के लिए इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चों को समय नहीं देने के कारण बच्चे सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं नशे की लत में पड़ते हैं और इंटरनेट और जो भी माध्यम आजकल ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हैं, इसकी भी समय सीमा तय करनी चाहिए पेरेंट्स को कि उस समय से ज़्यादा बच्चे को उस चीज़ गैजेट का प्रयोग ना करने दिया जाए क्योंकि आजकल जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो भी उसके अंदर उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पे बाल भवन के माध्यम से हम जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी प्रतिभा को कैसे निखारना है, बच्चों को अगर आप एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखेंगे तो उनको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना उनका कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनसे करवाकर उनको उनका टैलेंट निखारना जो वही हमारा काम है। और मैं ये प्लान कर रही हूँ कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके माध्यम से जितने भी हमारे नागरिक हॉस्पिटल हैं उसके अंदर जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, कोई गोद में बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा है तो उनको पड़ोस में छोड़ के आना पड़ता है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो क्यों ना एक डे केयर सेंटर उस हॉस्पिटल के अंदर ही एक कमरा हो जहाँ पर जितनी देर भी पेशेंट ओपीडी में अपना इलाज कराते हैं 2 घंटे 3 घंटे तो उस बच्चे की केयर वहाँ पे हो सके। तो इस तरीके की नई नई चीज़ें हम इनोवेशन करके लेके आएंगे। उसके अलावा हमने एक क्लासरूम तैयार किए हैं जो बिल्कुल साउंड प्रूफ है और वर्चुअल क्लासरूम्स हैं। जो बच्चे +2 के बाद नीट की तैयारी करना चाहते हैं और अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं, आईलेट्स करना चाहते हैं, वो अभी CSR के माध्यम से हीरो होंडा कंपनी ने हमें 3 क्लासरूम पंचकुला में, करनाल में और गुड़गांव में दिया है। उसी तर्ज पे बाकी कंपनी से भी बात की जा रही है कि क्यों ना हर ज़िले में ये सेंटर खुले और उसके बाद हर विधानसभा में ये सेंटर खुले ताकि बच्चे उसका लाभ उठा सकें। जो डे केयर सेंटर्स बनाए गए हैं वो स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन को ही सुधारने के लिए बनाए गए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनसे भीख मंगवाते हैं और एक बिज़नेस के रूप में उनको इस तरीके से तालीम दी जाती है कि वो इस तरीके से काम करें। उन्हीं बच्चों को टारगेट करके हम अपने पास बुलाते हैं ताकि ना केवल वो शिक्षा ग्रहण करें बल्कि डे केयर के दौरान और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके उनका जो है भविष्य निखारा जा सके। जो बैगिंग है ये बहुत ही एक समझती हूँ कि बहुत बड़ा अभिशाप है जिसको हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए इनके हाथ में कुछ भी ना दे, हम लोग देते हैं तो ये मांगते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को भी सुधारने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। जितने भी बच्चों को इन्वॉल्वमेंट की जाती है उनको उठा के छिछोली हमारा सेंटर है वहाँ पे भेजा जाए, हम उनका पालन पोषण स्वयं करेंगे। एक अभी फैमिली रिसेंटली मेरे पास आई थी, 5 बच्चे उनके हमारे पास अभी डे केयर सेंटर में है। बच्चे शराब की लत में पड़ रहे हैं क्योंकि माँ बाप 24 घंटे शराब पीकर रहते हैं। बच्चों के पास खाने तक के लिए नहीं था, बजरी पीस के अपना पेट भर रहे थे। तो वो पांचों के पांचों बहन भाई हमारे चिचोली सेंटर के अंदर हैं और हम सभी पेरेंट्स से आग्रह भी करते हैं कि जिस तरीके से आप बेटियों पे बेटियां पैदा होने पे उनके गले घोट के उनको मारते हैं, हमारा बाल भवन है, काइंडली आप उनको वहाँ पे छोड़िए, हम उनका पालन पोषण भी करेंगे। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको औलाद नहीं होती, वो अडॉप्ट करने के लिए उनको तैयार है। कारा के माध्यम से हम अडॉप्शन भी करवाते हैं। तो आप बच्चों की जान मत लीजिए, बच्चियों की जान मत लीजिए, हमारे पास छोड़िए। अगर आप उनको पालने के सक्षम नहीं है, हमारा बाल भवन उनको पालने का काम। अमृत योजना के अंतर्गत महम रोड पर स्थित जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए जा रहे हैं 2 अतिरिक्त वाटर टैंक्स। इसके बाद नहीं रहेगी भिवानी में पेयजल समस्या, यह कहना है विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार जांगड़ा का। मंगलवार को उन्होंने बताया कि एक टैंक बनकर तैयार हो चुका है और दूसरे टैंक का निर्माण अभी जारी है। आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी स्टोरेज करने के लिए अमृत योजना के तहत 2 वाटर टैंक का निर्माण किया जाना था, जिसमें से एक वाटर टैंक बनकर तैयार हो चुका है तथा दूसरा बनाए जाने की तैयारी है, ताकि शहरवासियों को अगले साल तक पानी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार जांगड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा महम रोड स्थित बूस्टिंग नंबर 2 पर 2 नए टैंकों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक टैंक बनकर तैयार हो चुका है तथा जो बड़ा टैंक बनकर तैयार हुआ है उसमें 120 मिलियन लीटर पानी स्टोरेज होगा। वहीं दूसरा टैंक 2 और 3 नंबर पुराने वाटर टैंक को तोड़कर एक अमृत योजना के तहत ई वाटर टैंक बनाया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज 115 मिलियन लीटर होगी। जहां पहले 6 वाटर टैंकों में पानी स्टोरेज होता था, अब इन 2 वाटर टैंकों में उनसे ज्यादा पानी स्टोरेज होगा। इसलिए आने वाले दिनों में भिवानी से पानी की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। वह जल्द ही एक वाटर टैंक से शहर में पानी की सप्लाई भी चालू की जाएगी। आज हालात ये है कि हमारे पास रॉ वाटर की कमी है ओल्ड वाटर वर्क्स पे, और रॉ वाटर की कमी के कारण हम एक दिन छोड़ के एक दिन की सप्लाई हर जगह पे कर रहे हैं।
और फिर भी जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ हम टैंकर की सहायता से लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं। हमारा यही प्रयत्न है कि हर आदमी को पानी मिले। दूसरा, जैसे आपने अमृत योजना के तहत टैंक बनाने जाने के बारे में जो बात कही है, इसमें अमृत योजना के तहत एक टैंक तो बना दिया गया, जो 1 और 2 नंबर हमारे टैंक थे उनको तोड़ के बनाया गया, जिसकी कैपेसिटी लगभग 120 मिलियन लीटर की है। और दूसरा टैंक अभी ये शुरू किया है मैं बनाना, जो 3 और 4 नंबर के हमारे पुराने टैंक थे उनको तोड़ के बना रहे हैं। इसकी कैपेसिटी भी लगभग 115 मिलियन लीटर की होगी, जिससे हमारे पास जो 6 टैंकों का पानी था वो इन 2 टैंकों में आ जाएगा और पानी की काफ़ी स्टोरेज हो जाएगी, जिससे समस्या काफ़ी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें जो लोगों से अपील है कि वो सीधे लाइन पर मोटर ना लगाएं। लाइन पर मोटर लगाने से पाइपलाइन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि टेल एंड पर पानी नहीं जाता। लोगों को चाहिए कि वो जो पब्लिक हेल्थ का नॉर्म है जिसके अनुसार कनेक्शन लेने चाहिए। जैसे कि लाइन से जब हम कनेक्शन अप्रूव करते हैं तो 6 mm का फ्रूल का कनेक्शन हम अप्रूव करते हैं, और उसको भी हम फ्री फाल जो भी अगले कंज्यूमर है, कंज्यूमर के यहाँ पानी का स्टोरेज का सिस्टम है उसमें पड़ना चाहिए। उस पर कोई किसी किस्म की पंपिंग मोटर वगैरह नहीं लगनी चाहिए, ताकि पूरी की पूरी पाइपलाइन में प्रेशर बना रहे और वो शुरू से लेके आखिरी छोर तक पानी दे सके। इस चीज़ को देखते हुए पब्लिक को चाहिए कि वो इसमें डिपार्टमेंट की सहायता करे, ताकि कोई भी पानी से वंचित ना रहे। तो जो सर इस प्रकार के आदमी मोटर लगाते सीधे जन स्वास्थ्य विभाग को कानून कार्रवाई करेगा सर? हाँ, अब हम 29/6 को इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं, और जिस भी कॉलोनी में हम शुरू करेंगे उसमें हम पुलिस बल के साथ जाएंगे, और जिसकी भी मोटर नाजायज़ तौर पर लाइन पर लगी हुई मिली उसे उठा लिया जाएगा, और जिसके यहाँ मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। हाथी रोड पर स्थित जी लिटरा वैली में 25 जून से 30 जून तक विवेकानंद केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे स्थानिक शिविर के तीसरे दिन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने शिविर में उपस्थित करीब 65 बच्चों को हालुवास व पालुवास गांव के वीरों की गाथा सुनाई। अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के तत्वाधान में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा भिवानी द्वारा स्थानीय जी लिटरा वैली स्कूल में स्थानीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के संपूर्ण भारत में 1500 केंद्र हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण में राष्ट्र पुनरुत्थान है। यह संगठन शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित कर अपने अपने गांव, मोहल्लों या बस्तियों में बाल संस्कार शाला लगाने के लिए प्रतिबद्ध करता है। जो प्रशिक्षित युवा अपने अपने चयनित स्थानों पर नैनिहालों को एकत्रित कर कविता, कहानी, खेल, गीत, मंत्र आदि के माध्यम से सुसंस्कार स्थापन का कार्य करते हैं। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए 25 जून 2022 से 30 जून 2022 तक स्थानीय जी लिटरा वैली स्कूल में स्थानीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें मंगलवार को मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने शिरकत की। वही इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के गांव हालुवास और पालुवास के वीरों की कहानी भी बच्चों को सुनाई। केंद्र का नाम है विवेकानंद केंद्र। ये कन्याकुमारी में हेडक्वार्टर है और सारे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं हैं, और उसके उपलक्ष्य में हरियाणा में भिवानी शाखा के द्वारा ये 5 दिवसीय शिविर चालू है, जो हम कहते हैं स्थानिक शिविर। भिवानी जिले का है। इसी प्रकार हर जिले के अलग अलग स्थानिक शिविर लगते हैं। तो इसमें लगभग 65 बच्चे हैं और 20 के आसपास इसके प्रबंध में और करने वालों में ये व्यवस्था हमारी चल रही है। 25 से शुरू हुआ है, 25 जून से रात्रि से, और 30 जून को दोपहर तक चलेगा। बोल अलका गौरी, विवेकानंद केंद्र जीवनरति कार्यकर्ता, हरियाणा प्रांत संगठक का दायित्व है। और ये जो शिविर चल रहा है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है। तो इसके माध्यम से अपने जो युवा आए हैं ये अपने अपने गांव में जाकर योग वर्ग, संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, केंद्र वर्ग ये चलाते हुए गांव के अपने एरिया के लोगों को और तैयार करने के लिए काम करें। इसका प्रशिक्षण यहाँ चलता है।
सवेरे 4:30 से ये कार्यक्रम शुरू होता है, सब यही रहते हैं और रात्रि 10 बजे तक सारा दिन भर की व्यवस्थित दिनचर्या समयानुसार चलती है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता है। 5:15 बजे प्रातःस्मरण होता है, फिर हम ग्राउंड पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है, खेल होते हैं, बौद्धिक चर्चा होती है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, इसके लिए 10 ऐसे लोग चुने हैं, भारत के कोने कोने के 5 लोग और 5 लोग हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी, उनकी कहानियाँ इसमें बताई जाती है। साथ ही साथ ये जो काम करना है वो कैसा करना है, क्या पद्धति है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, विवेकानंद केंद्र का क्या काम है, पूरे भारत भर क्या काम चलता है, ऐसे विषयों पर भी सत्र होते हैं, उनके अभ्यास सत्र होते हैं। शाम को संस्कार वर्ग लेना कैसा है, इसका भी प्रशिक्षण होता है। तो इस दृष्टि से सारी तैयारी चल रही है। आज विवेकानंद केंद्र ने यहाँ पर 5 दिन का शिविर लगाया हुआ है। मैं पिछले 7-8 साल से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ इससे केंद्र से। तो जब भी प्रशिक्षण वर्ग लगता है भिवानी में तो मैं यहाँ पर ज़रूर पहुँचता हूँ और मैं हमारी बहन का भी बहुत आभारी हूँ और हमारे दशरथ सिंह चौहान जी का भी बहुत आभारी हूँ कि ये मुझे समय समय पर बुलाते भी हैं और मुझे यहाँ पर आकर बड़ी खुशी भी होती है कि एक बच्चों को एक चरित्र निर्माण और सब कुछ क्या उनके जीवन में होना चाहिए, क्या वो आगे जीवन में कर सकते हैं, इस विषय पर उनको एक पूरा का पूरा शारीरिक यहाँ पर भी कार्य करवाया जाता है। उनके शरीर को आगे मजबूत बनाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए भी जो बातें हैं वो सारी बताई जाती हैं और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति भी उनके अंदर भरी जाती है। उसी विषय में आज मुझे निमंत्रण मिला कि आपको भी आकर आपके आसपास के आपके ज़िले के अंदर कोई ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिनकी हमें कहानी प्रेरणादायी लगे, ऐसी कहानी बच्चों को सुनाई जाए। तो हम भी बहुत दिन से एक काम में लगे हुए थे कि बाबा चंद्रभान सिंह जी आलवास और ठाकुर प्रेम सिंह पालवास दोनों ही भिवानी के गांव हैं, भिवानी से निकले हैं और अलग गांव बन गया। तो बाबा चंद्रभान की मैंने कहानी सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने गरीब ब्राह्मण की जो एक बिटिया उठा ली थी, सलीम के कारिंदों ने, उनके सैनिकों ने, तो वो पहुँचे उनके पास और बाबा चंद्रभान जी के पास वो पहुँचे किसी तरह से। तो बाबा चंद्रभान जी ने उनसे पूछा तो एकदम तो पहले वो बड़े अटपटाए, बड़े निराश भी हुए कि साधारण सा व्यक्ति है, ये क्या करेगा, इसके बाद मुझे भेज दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप वहाँ पहुँच जाओ गांव के अंदर, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ सैकड़ों व्यक्ति अपना सब कुछ मल्ल दूर दूर से कार्य कर रहे थे, उनके हथियार वहाँ पर टंगे हुए थे। बाबा चंद्रभान ने वहाँ पहुँच कर उनसे सारी बात जानी तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की को उठा लिया है सलीम के, और किस जगह कैंप लगाया वो भी उन्होंने बताया। बाबा चंद्रभान ने उसी समय कहा कि भी नगाड़ा जाके बजाओ, नगाड़ा लगवाया। नगाड़े में एक भाषा होती थी जो आजकल हर एक नहीं समझता, तो उस भाषा से उस समय के लोग समझ जाते थे और 12 कोस तक उस नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती थी। तो उन्होंने जब नगाड़ा बजा सुबह सुबह उठते ही, भोर होते ही हज़ारों नौजवान साथी अपने घोड़े और ऊँट लेकर वहाँ पहुँच गए, हथियारों से लैस थे और उसी से बाबा चंद्रभान उनको लेकर और जहाँ सलीम का कैंप लगा हुआ था वहाँ जाकर हमलावर हुए और सलीम की गर्दन पर पकड़ ली और तलवार लगा दी। तो उसने कहा मुझे क्षमा कर दो। तो सभी वो जब उनकी जो ब्राह्मण आए थे उनकी लड़की के ऊपर उन्होंने पहचान बना दी थी, डोले के ऊपर भगवा का एक कपड़ा बांध दिया था, तो उनको बचाने लगे, उनको ले गए। तो बाकी 300 लड़कियाँ थे वहाँ पर, वो भी कहने लगे कि बाबा हम भी तो आपकी बेटी हैं, हमें भी तो बचाओ। तो 300 डोले वहाँ पर छुटवाए। इस प्रकार बाबा चंद्रभान की सुनाई और ठाकुर प्रेम सिंह और पालवास की कहानी सुनाई कि किस प्रकार प्रेम सिंह जब ये भिवानी के अंदर 1857 की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेज़ों ने भिवानी के ऊपर हमला बोल दिया था। तो प्रेम सिंह नवाब झज्जर के यहाँ सैनिक थे, उन्होंने कहा नवाब झज्जर से कि मुझे एक दिन की छुट्टी दो, मैं भिवानी जा रहा हूँ, मेरी मातृभूमि पर अंग्रेज़ों ने हमला बोल दिया है। तो उन्होंने कहा कि क्या तू कर्नल बाल को मारेगा? उन्होंने कहा मैं बाल को ही मारूंगा। तो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ घोड़ा उसको दिया, अपनी तलवार दी, अपना भाला दिया और वो जब वहाँ पर पहुँचे भिवानी तो जहाँ पर आज वाटर बना वहाँ पर यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, उन्होंने सीधे जाकर अपने घोड़े की टाप और जो कर्नल बाल का हाथी था उसके ऊपर लगाई, दोनों पैर घोड़े ने रख दिए उनके। तो उन्होंने अपने भाले से उसी ने कर्नल बाल पर हमला किया, उनकी गर्दन अलग होगी। इस प्रकार से फिर उस युद्ध में उनका बलिदान हुआ क्योंकि सेना थी, सेना ने उनको कुचल दिया और आज हम उनको याद भी करते हैं पादवास गाँव में। और बाबा चंद्रभान की याद में भी भादवे की छठी को वहाँ पर मेला लगता है। इस प्रकार की कहानी मैंने आपको। मैं सचिन जैन, विवेकानंद केंद्र द्वारा आज ये आयोजित 5 दिवसीय शिविर था, उसी का भाग था कि आज मैं यहाँ पर आया और
भिवानी के आसपास के वीर योद्धा हुए हैं उनकी गाथाएं सुनी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जो भिवानी शाखा है उन्होंने आयोजित किया है कार्यक्रम, जिसमें भिवानी और आसपास के क्षेत्र से बच्चे आए हैं शिविर में। उनको संस्कार और विवेकानंद जी के जीवन की शैली के बारे में और उनसे प्रेरणा वो लें, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साथ में काफ़ी लोगों ने शहर में जिन्होंने सहयोग दिया, बल्कि मैं विवेकानंद केंद्र की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर कपिल शर्मा, डॉक्टर मयंक चुग, श्री विक्रम जी, जिन्होंने जो सालों से जुड़े हुए हैं, अपना समय भी दिया और पूरा योगदान दिया और सबको आकर यहाँ पर प्रेरित भी किया। बीती शाम निकटवर्ती गांव बापोड़ा में स्विगी का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा है डिलीवरी बॉय सुनील कुमार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल सुनील को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस विभाग ने भी अज्ञात वाहन की पूछताछ आरंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील पुत्र महेंद्र सिंह, जो भिवानी के अशोका कॉलोनी का रहने वाला था तथा पिछले 3 साल से डिलीवरी बॉय का काम करता था, तथा जब वह भिवानी के गांव बापोड़ा से स्विगी का ऑर्डर डिलीवरी करने जा रहा था, तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन चालक ने सुनील को टक्कर मार दी, जिससे सुनील घायल हो गया। घायल को तुरंत चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वह इस मामले में सरकार से मांग की है कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए। दिनांक 27/22 को बाद दोपहर हमें सूचना मिली, सुनील सनोफ महेंद्र अशोका कॉलोनी दिनोद गेट के रोड साइड एक्सीडेंट बापोड़ा में चोटें लगी हैं, भिवानी हॉस्पिटल से रेफर पीजीआई रोहतक, जिस पर हमने उस बारे पता किया परिजनों से, तो कदम हॉस्पिटल में दाखिल होने बारे पता चला। फिर हम कदम हॉस्पिटल पहुंचे तो कदम हॉस्पिटल से हायर हॉस्पिटल को रेफर किया जा चुका था, और भिवानी से परिजनों ने जैसा बताया, भिवानी से इलाज के लिए फर्दर हॉस्पिटल जा रहे थे तो हिसार और भिवानी के रास्ते में इसकी मौत होगी। इसके परिजन वापस जीएच भिवानी लिए। एक ट्रक चालक ने बापोड़ा बाईपास से करीब 400 गज अंदर बापोड़ा की तरफ, बापोड़ा रोड पे, गांव वाले रोड पे गलत तेज स्पीड लापरवाही से चलाकर एक स्कूटी को टक्कर मारी, इसकी स्कूटी को, जिससे एक्सीडेंट में चोटें काफ़ी लगी थी और उन्हें एक्सीडेंट की चोटों के कारण इसका मौत होना बयान हुआ है। परिजनों के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। ट्रक चालक नहीं पकड़ा गया है। ट्रक का हमें नंबर इन्वेस्टिगेशन में आया है। ट्रक चालक के मालिक का पता करके, ड्राइवर का पता करके उसके खिलाफ उचित शीघ्र कार्रवाई की। मेरा भाई सुनील कुमार सनोफ श्री महेंद्र सिंह कल स्विगी की डिलीवरी के लिए बापोड़ा गांव में गया हुआ था, तो वह एक ट्रक चालक लापरवाही आता हुआ उनके सामने टक्कर मार के फरार हो गया। तो उनके मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, और तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ भाई ट्रक चालक को पकड़ा जाए और मेरे भाई की जो उसके आर्थिक मदद की जाए। स्विगी में कितने दिन से काम? स्विगी में 3 साल से काम कर रहा था। भिवानी वासियों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 टैंकर्स के माध्यम से की जा रही है पेयजल आपूर्ति। यह कहना है विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार झांगड़ा का। वहीं उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम के चलते विभाग द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल आपूर्ति। जैसे ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया, वैसे ही शहर में पानी पीने के पानी की समस्या को लेकर हाहाकार शुरू हो गया। प्रत्येक दिन शहर के किसी न किसी कोने से पीने के पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज से उन्होंने राशनिंग शुरू की है। वह उनके पास रो वाटर बहुत ही कम है, जिसके चलते शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना जन स्वास्थ्य विभाग का मकसद है। वह गर्मी के मौसम में पीने के पानी को लेकर किसी प्रकार का कोई भी बवाल ना हो, इसलिए शहर के प्रत्येक कोने में पीने के पानी को बचाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 टैंकर चलाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सके। और रॉ वाटर की कमी के कारण हम एक दिन छोड़ के एक दिन की सप्लाई हर जगह पे कर रहे हैं, और फिर भी जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ हम टैंकर की सहायता से लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं। हमारा यही प्रयत्न है कि हर आदमी को पानी मिले। दूसरा, जैसे आपने अमृत योजना के तहत टैंक बनाने जाने के बारे में जो बात कही है, इसमें अमृत योजना के तहत एक टैंक तो बना दिया गया, जो 1 और 2 नंबर हमारे टैंक थे उनको तोड़ के बनाया गया, जिसकी कैपेसिटी लगभग
120 मिलियन लीटर की है। और दूसरा टैंक अभी ये शुरू किया है मैं बनाना, जो 3 और 4 नंबर के हमारे पुराने टैंक थे उनको तोड़ के बना रहे हैं। इसकी कैपेसिटी भी लगभग 115 मिलियन लीटर की होगी, जिससे हमारे पास जो 6 टैंकों का पानी था वो इन 2 टैंकों में आ जाएगा और पानी की काफ़ी स्टोरेज हो जाएगी, जिससे समस्या काफ़ी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें जो लोगों से अपील है कि वो सीधे लाइन पर मोटर ना लगाएं। लाइन पर मोटर लगाने से पाइपलाइन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि टेल एंड पर पानी नहीं जाता। लोगों को चाहिए कि वो जो पब्लिक हेल्थ का नॉर्म है जिसके अनुसार कनेक्शन लेने चाहिए। जैसे कि लाइन से जब हम कनेक्शन अप्रूव करते हैं तो 6 mm का फ्रूल का कनेक्शन हम अप्रूव करते हैं और उसको भी हम फ्री फॉल जो भी अगले कंज्यूमर है, कंज्यूमर के यहाँ पानी का स्टोरेज का सिस्टम है उसमें पड़ना चाहिए। उस पर कोई किसी किस्म की पंपिंग मोटर वगैरह नहीं लगनी चाहिए, ताकि पूरी की पूरी पाइपलाइन में प्रेशर बना रहे और वो शुरू से लेके आखिरी छोर तक पानी दे सके। इस चीज़ को देखते हुए पब्लिक को चाहिए कि वो इसमें डिपार्टमेंट की सहायता करे, ताकि कोई भी पानी से वंचित ना रहे। तो जो सर इस प्रकार के आदमी मोटर लगाते सीधे जन स्वास्थ्य विभाग को कानूनी कार्रवाई करेगा सर? हाँ, अब हम 29/6 को इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं और जिस भी कॉलोनी में हम शुरू करेंगे उसमें हम पुलिस बल के साथ जाएंगे और जिसकी भी मोटर नाजायज़ तौर पर लाइन पर लगी हुई मिली उसे उठा लिया जाएगा और जिसके यहाँ मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।